निष्कर्ष के रूप में पुतिन के दौरा को आप संक्षेप में क्या वेट एंड वॉच कह सकते हैं? या मैं ये संक्षेप में कह सकता हूँ कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर भारतीय विदेश नीति को बहुत अच्छे से अगर हैंडल किया जाए तो ये मौका हमारे लिए बहुत सही साबित होगा। हम इसको इनकैश कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हमारी विदेश नीति और विदेश नीति को लागू करने वाले जो लोग हैं उसको कितना भुनाते हैं और कितना अपने देश के हित में फायदे में इसे से फायदा निकाल लेते हैं। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 साल बाद दिल्ली के 23वीं भारत रूस सालाना समिट में भाग लेने आए हैं। पुतिन की यात्रा के बीच चीन और अमेरिका की बात साये की तरह है, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान भारत के सवाल पर अमेरिका को ओर देखते हैं वह किधर होगा, यही बात भारत चीन के बीच रूस के साथ है। आखिर रूस के लिए चीन महत्वपूर्ण है या भारत? आखिर रूस के लिए भारत अधिक महत्वपूर्ण होगा या चीन? यह सवाल हमेशा रहेगा। व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा एक ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर रूस से सस्ता तेल खरीदने को लेकर 50% टैरिफ लगाने की बात कही है। तो क्या यह पुतिन का दौरा महज अमेरिका को जलाने के लिए है या फिर कुछ ठोस हासिल भी होगा? मीडिया हर दौर को महत्वपूर्ण बताकर राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत फोटो दिखाकर सब भूल जाता है। क्या इसे एक रूटीन कार्यक्रम माना जाए या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा? क्या यह ट्रेड, डिफेंस और स्किल्ड लेबर मोबिलिटी जैसे मुद्दे पर अहम हो सकते हैं? चीन और रूस के बीच नो लिमिट पार्टनरशिप समझौता है। ऐसे में क्या रूस भारत के साथ भी यह ऑफर देकर भारत को चीन के बराबर रखेगा? यूरोप के कई प्रमुख देशों ने भारत से कहा है कि वह यात्रा पर आए रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर यूक्रेन से समझौता का दबाव बनाए। रूस की अर्थव्यवस्था क्षतिग्रस्त है। दुनिया के देशों को तेल बेचकर होने वाली आय पर भी ट्रंप ने हाल में अंकुश लगा दिया है। हाल के दिनों में पुतिन ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका नहीं जा पाए हैं क्योंकि यूक्रेन में युद्ध छेड़ने यानी वार क्राइम के लिए उनके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वारंट है। हालांकि भारत ने कह दिया है कि हम इसका हिस्सा नहीं हैं। अभी 25 वर्षों से भारत का विदेश नीति अमेरिका की तरफ है। जाहिर है भारत अमेरिका को 100 अरब डॉलर का निर्यात करता है, जबकि 2023-24 में भारत ने रूस को महज 4.26 अरब डॉलर का निर्यात किया है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या रूस अमेरिका का विकल्प बनेगा? सबसे महत्वपूर्ण भारत रूस के बीच मोबिलिटी एग्रीमेंट का समझौते का सवाल है, क्योंकि आज 1 लाख से ज़्यादा लोग रूस में काम करते हैं। इसी बीच सबसे बड़ा सवाल है भारतीयों को जबरदस्ती रूसी सैनिक में भर्ती कर यूक्रेन युद्ध में भेजा जा रहा है। क्या इस पर समझौता होगा? रूस भारत को सुखोई 57 और S-400 के अलावा भारत को तकनीक भी देने का वादा किया है, जो कि अहम है। भारत के लिए अमेरिका और पाकिस्तान से अधिक चुनौती चीन से है। यह भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पुतिन को संदेश दे दिया है। एक ऐसे दौर में जब ट्रंप ने भारत के साथ संबंधों की चूल हिला दी है, क्या पुतिन के इस यात्रा से कुछ ठोस हासिल होगा या यह महज 2 राष्ट्राध्यक्षों का औपचारिक मुलाकात भर होगा? मीडिया में हाथ मिलाने को गले मिलाने का फोटो छपेगा। क्या सचमुच पीएम मोदी पुतिन के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? कहावत है, सूरदास घी परोस रहे हैं, गड़गड़ाएगा तब समझेंगे। इन तमाम मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जानकार प्रोफेसर संजय कुमार से हम जानते हैं। जो सिचुएशन है, लोग जैसे बता रहे हैं, थोड़ा सा हिस्टोरिकल मैं चलता हूँ। कोल्ड वार का खात्मा लोग बताते हैं कि एक औपचारिक रूप से तो घोषणा नहीं हुई, लेकिन औपचारिक रूप से कोल्ड वार का अंत हो गया। लेकिन लेकिन मेरी समझ से कोल्ड वार का खात्मा अभी हुआ नहीं है। अच्छा। आप कह सकते हैं कि कोल्ड वार का स्वरूप बदल गया है। अच्छा। स्वरूप इस मामले में बदला है कि जहां पहले जो कोल्ड वार था, नया हो या पुराना हो, उसमें भारत तटस्थ की भूमिका या आप कह सकते हैं नॉन अलाइनमेंट की भूमिका में था, किसी भी ग्रुप में नहीं था। एक तरफ सोवियत संघ का ग्रुप था और दूसरी तरफ अमेरिका का ग्रुप था, और भारत बिल्कुल जो है निर्गुट राष्ट्र के रूप में खड़ा था। लेकिन अभी का जो कोल्ड वार है उसमें हम मान सकते हैं कि भारत की एक अहम भूमिका है, केंद्रीय भूमिका में खड़ा है। एक तरफ आपको नाटो के देश हैं, अमेरिका है, एक गुट बना के हैं, और दूसरी तरफ आप कह सकते हैं कि चाइना और सोवियत संघ है।
अब ऐसे प्रतिद्वंदिता में भारत को लेने की होड़ दोनों तरफ से है। जहां तक पिछला जो आपका जो खात्मा बता रहे हैं कोल्ड वार का, शीत युद्ध का, वह दूसरे प्रकार का था। तो कोल्ड वार जो है अभी के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विद्यमान है, और इसी नज़रिए से अगर हम समसामयिक घटनाओं को देखेंगे, इसी नज़रिए से हम अगर पुतिन साहब के विजिट को देखेंगे भारत में, तो हम शायद स्थिति को, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब जहाँ तक बात है कि टैरिफ का आप युग बता रहे हैं, अमेरिका ने लगाया है और इससे पूरा विश्व में हाहाकार है। रिसेंटली जो आप देख रहे हैं, डॉलर भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है और भारतीय रुपया, एक मोदी जी जब शुरुआत में थे उस समय मुझे जहाँ तक याद है 60-62 रुपए का $1 हुआ करता था। हाँ, और आज बढ़ करके 90 के आसपास चला गया है। इस पिछले एक साल में 2025 में लगभग 5% की बढ़ोतरी हुई, और कुल इस पीरियड में देखें 60 से 90 की में तो लगभग 45% की बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसे में निश्चित रूप से हमारे जो एक्सपोर्टर हैं या फिर इंपोर्टर हैं उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, और आर्थिक जो है नुकसान भारत को उठाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी भारत देखिए डिक्लेयर्ड, वो ना तो अमेरिका का हम कह सकते हैं कि शत्रु है, ना ही वो चाइना का शत्रु है, ना ही वो रूस का शत्रु है। और एक चीज़ मैं शुरुआत में स्पष्ट कर दूं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वो नेशनल इंटरेस्ट से गाइड होती है। भारत का जो राष्ट्रीय हित है वो सर्वोपरि है, और इसको अगर इस चश्मे से देखेंगे तो भारत का अगर आप देखें अमेरिका से, तो व्यापार में बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है भारत के फेवर में है। भारत जो है एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करता है डिफरेंट सेक्टर्स में, $100 अरब। हाँ, और इंपोर्ट कम करता है। वहीं अगर आप रसा के साथ देखें तो रसा भारत को एक्सपोर्ट ज्यादा करता है। हाँ जी। और बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है भारत के अगेंस्ट है। अच्छा, और चाइना के साथ भी लगभग यही स्थिति है, बैलेंस ऑफ ट्रेड भारत के अगेंस्ट है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज ये कह देना चाहता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है वो सिर्फ दो देशों के दूरी पर नहीं चलती है। दो देशों के जो संबंध है पूरे अंतर्राष्ट्रीय संबंध को प्रभावित करते हैं। आप रसा की स्थिति को भी आप देखें, रसा की निर्भरता चाइना पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है हाल के वर्षों में। अब और रसा जो है वो वेस्टर्न कंट्री से बात नहीं कर पाता है, अमेरिका से बात नहीं कर पाता, क्योंकि ये लोग सुनते नहीं है, इनकी बात को समझते नहीं है। तो वैसी स्थिति में मुझे लगता है कि रसा चाइना पर जो निर्भरता है उसको बैलेंस करने के लिए वो भारत के करीब आना चाहता है इकोनॉमिक सेंस में। और साथ ही साथ रसा ये भी चाहता है कि ये अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को भी दिखलाएं, उसको भी बैलेंस करे, काउंटर बैलेंस करे। वो तभी संभव है जब वो भारत को साथ लेगा। आप यहाँ पर एक चीज और देखिए, ये पुतिन जी के विजिट के पहले सोवियत संघ में रशिया में ये हुआ क्या है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रशिया ने अपनी स्थिति स्पष्ट की। रशिया ने कहा कि भारत को बिना दबाव में आए हुए रशिया के साथ संबंध बनाना चाहिए, और अगर ये रशिया जो चाइना के साथ जिस संबंध है, जिस ऊंचाई का संबंध है, अगर भारत उसको प्राप्त करना चाहता है तो उसे प्रेशर से मुक्त होना पड़ेगा, चाहे वो अमेरिका का प्रेशर हो, चाहे वो आपका ये वेस्टर्न कंट्रीज का प्रेशर हो। अगर भारत रिस्पॉन्ड करता है तो रशिया जो है किसी भी हद तक जा सकता है, और भारत के संबंध जो है रशिया के साथ वैसे हो सकते हैं जैसा कि रशिया के संबंध आपको चाइना के साथ है। अब निर्णय भारत को लेना है। भारत को एक सीरियस, हम कह सकते हैं, विदेश नीति के तहत इस मौके को चूकना नहीं चाहिए।
अभी तक जो हम तेल खरीद रहे थे रसा के साथ कम कीमत पर, उसमें अड़ंगा जो है अमेरिका ने लगाया, और वो उस दबाव में भारत जो है, और इस दबाव को रसा अच्छी तरह समझता है, और फिर भी उसने ये ऑफर दिया है। लेकिन हमारी विदेश नीति या कूटनीति इस तरह की होनी चाहिए कि हम रसा से फ़ायदा उठा लें, रसा के साथ व्यापार बढ़ाएं। हालांकि पिछले कई वर्षों में जो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो घटा भी है, वो कह सकते हैं कि भारत के फेवर में नहीं भी आया है, तो अब वैसी स्थिति भी नहीं है जैसा कि, हाँ, चाइना के साथ हमारी स्थिति अभी गड़बड़ है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट कम करते हैं और इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। तो ये स्थिति में आप इसको एक तरह से एक जियो पॉलिटिकल एंगल से भी देखें या इकोनॉमिक एंगल से भी देखें, तो ये पुतिन का जो भी विजिट है भारत के लिए वो बहुत अहम है, इसलिए भी, और पूरे वेस्ट की नज़र लगी हुई है, अमेरिका की नज़र लगी हुई है कि भारत किस प्रकार के समझौते रूस के साथ करता है। क्योंकि अगर इसने जियोपॉलिटिक्स, अभी तक हम एनर्जी और एक डिफेंस को छोड़ करके रसा के साथ और भी कोई संबंध में बहुत हम कह सकते बहुआयामी संबंध हमारा नहीं रहा है, और अमेरिका को चिंता है कि अगर ये दो सेक्टर में, अगर इस दो सेक्टर में भी अगर आपको कह सकते हैं भारत के साथ उसके संबंध सुधर गए तो अमेरिका को दिक्कत है, क्योंकि अमेरिका का जो डिफेंस का बाजार है उसमें भारत भी एक खरीदार है, तो वहाँ पर डिफेंस इंडस्ट्रीज जो है वह इम्पैक्ट करेगा। तो ये सारे जो गणित हैं, तो ये सारे नज़र जो है इस पर लगे हुए हैं आपको ये पुतिन के विजिट पर, और मुझे लगता है, और देखिए इसमें ये भी होगा ना, आपका जो 5 कंट्रीज का बनाया था, ब्राज़ील था, G5, उसमें इन्होंने एक सेपरेट इकोनॉमी की भी बात कही थी, ब्रिक्स की बात में कर, अपना उसका जो डॉलर, अपना मुद्रा का, अपना मुद्रा होगा। वो तो मुद्रा अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ये विजिट शायद उसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि उस दिशा में कुछ भारत के साथ सहमति लेते हुए या भारत का साथ लेते हुए रसा उस दिशा में कुछ कार्य कर भी सकता है। तो क्या सर, अभी जिस तरह से अर्थव्यवस्था क्षतिग्रस्त है रूस का, तो अमेरिका का विकल्प बन सकता है रूस वर्तमान परिस्थिति में? देखिए, उसका जो क्षतिग्रस्त जो आर्थिक स्थिति है वह आपका जो वार चल रहा है यूक्रेन के साथ, उसके कारण उसकी आर्थिक क्षति है, लेकिन उस हद तक नहीं है जिस हिसाब से नैरेटिव जो है वेस्टर्न मीडिया में चलाया जा रहा है। वेस्टर्न मीडिया में नैरेटिव ये भी चलाया जा रहा है कि आपका रसा विलेन है, विलेन है मतलब रसा शांति नहीं चाहता है, और ये यूक्रेन जो है बहुत यूक्रेन शांति प्रिय देश है, या फिर नाटो कंट्री शांति प्रिय है, या अमेरिका शांति प्रिय है। अब जो ये नाटो के विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई है हाल में, उसमें ये भी कहा गया है कि अब हमें एकजुट होना पड़ेगा रसा के खिलाफ, और यूक्रेन को अगर आर्थिक मदद देने की भी जरूरत पड़ी हथियार के रूप में, तो ये नाटो को तैयार रहना चाहिए। तर्क ये दिया जा रहा है कि अगर यूक्रेन सुरक्षित नहीं होगा तो ये जो लड़ाई है आपके नाटो कंट्रीज तक आ जाएगा, चूंकि हमारा बॉर्डर मिलता है, और ये तर्क दिया जा रहा है। लेकिन आप उसी दूसरी ओर आप देखेंगे तो रसा ने जो है वो डिक्लेयर किया है, पुतिन ने साफ कहा है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर वेस्ट के कंट्रीज या अमेरिका हम पर लड़ाई थोपेंगे, लड़ना चाहते हैं, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। और ये कोई साधारण धमकी नहीं है, इसका मतलब ये जो चेतावनी जो आप कह सकते हैं, ये दिखलाता है कि रशियन इकोनॉमी जो है अभी चरमराई नहीं है और अभी भी वो बहुत मजबूत स्थिति में है।
और जहाँ तक अमेरिकन इकोनॉमी की बात कहें तो अमेरिकन इकोनॉमी में इतने टैरिफ क्यों लगाए जा रहे हैं? अमेरिकन इकोनॉमी बिल्कुल हम कह सकते हैं अभी लोएस्ट एप पर है। 70s के बाद से जो इकॉनमी उनकी चरमराना शुरू हुई है, शुरुआती झटके उन्होंने बर्दाश्त कर लिए, लेकिन अभी उनकी इकॉनमी, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक पावर्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसे छोटे छोटे मल्टी, जैसे जापान का आप देख सकते हैं, जर्मनी का देख सकते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में नाटो को आप एक कलेक्टिवली देख सकते हैं। तो ये इकॉनमी जो शेयर है पूरे इंटरनेशनल मार्केट का, वो किसका बिगड़ा है? वो तो अमेरिका का ही बिगड़ा है। तो अमेरिका जो है आज के युग में हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो बहुत बड़ा इकॉनमिक ठीक है, लेकिन अब वो कमज़ोर होने की स्थिति में वो आ रहा है। लेकिन पुतिन के यात्रा से पहले यूरोपियन कंट्री कहा है कि भारत पुतिन से बात करे कि युद्ध रोक दे यूक्रेन में। एक तरह से यूरोप का कंट्री दबाव बनाया है कहीं ना कहीं भारत पे कि आप बात कीजिए यूक्रेन से युद्ध रोकने के लिए। इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि भारत को अहमियत दी जा रही है, ये अपॉर्चुनिटीज है। अब भारत के जो ये विदेश नीति के रणनीतिकार हैं या विदेश नीति के जो निर्माता हैं, क्योंकि देखिए यहाँ हमारे यहाँ पब्लिक ओपिनियन से विदेश नीति बनती नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता नहीं है, जो महकमे में जो लोग बैठे होते हैं वही इसको बनाते हैं। तो ये भारत के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर भारत के मध्यस्थता से अगर कुछ सॉल्यूशन निकलता है तो ये बहुत मतलब कि हम कह सकते हैं कि भारत को बहुत अहमियत दी जा रही है। लेकिन आपको इसको दूसरा एंगल से देखिए सर, कि ये जिस तरह से अमेरिका मतलब जो है टैरिफ लगाया है, या यूरोप का कंट्री कह रहा है आप रूस से बात कीजिए यूक्रेन को लेके, तो कहीं यूक्रेन युद्ध से पहले जिस तरह से यूक्रेन जो है वो अमेरिका के ट्रैप में पड़ गया था, कहीं ये अमेरिका यूरोप मिलके भारत तो कहीं यूक्रेन उसके ट्रैप में पड़ जाएगा इस तरह से। हाँ, ये आशंका जो है आपकी सही है। वो यूक्रेन ट्रैप में पड़ा, उसको तो कहा नाटो का ये कर देंगे, वो कर देंगे, बाद में पीछे देखिए वो ट्रैप में पड़ने के पीछे तो कहीं भारत तो इस तरह ट्रैप में न पड़ जाएगा। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा रोल वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष का था। वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष ने बहुत लाइटली लिया कि हमें तो नाटो का सपोर्ट है और हम रूस को तहस नहस कर देंगे। रूस एक बहुत बड़ा कंट्री है, पहली बात। यूक्रेन उसके सामने छोटा है, और रूस के पास अमेरिकन न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह जो है वो भरपूर है। रूस की इकॉनमी जो है यूक्रेन से बहुत बड़ी इकॉनमी है। नहीं, यूक्रेन का हम छोड़ देते हैं सर। जिस तरह से अभी हाल के दिनों में ट्रंप भारत के साथ जो किया है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर से लेके और ट्रेड डील तक या धमकी देने के हद तक, और भारत की चुप्पी भी है, तो इसमें इस यात्रा से उत्साहित होकर कहीं हम ट्रैप में तो नहीं फंस रहे? देखिए, जहां तक ट्रैप में फंसने की बात है तो ट्रैप में हम तभी फंस सकते। देखिए, भारत भी एक बड़ा देश है, भारत की इकॉनमी भी एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, भारत का डिफेंस इतना कमजोर नहीं है, ये सारे कुछ भारत के फेवर में है। हाँ, अगर कोई गलती होती है मतलब राष्ट्राध्यक्ष से, या आप कह सकते हैं दोज हु आर सिटिंग ऑन द हेल्म्स ऑफ अफेयर, तब भारत ट्रैप में पड़ सकता है। अदरवाइज बाकी जो कारण है भारत को ट्रैप में फंसाने के लिए, जैसा कि यूक्रेन फंसा, वो कारण भारत में विद्यमान नहीं है। अच्छा सर, एक चीज है, यहाँ रसिया से जो है स्किल लेबर मोबिलिटी का जो है वो डील होने वाला है, और भारत से 1 लाख वर्कर रूस में काम कर रहे हैं, और ये भी आया है कि यहाँ के भारतीय मतलब जो वहाँ कार्यकर्ता है उसको सैनिक में भर्ती करके भेजा जा रहा है यूक्रेन युद्ध पे, जिसको लेके भारत में एक मतलब जो असंतोष की स्थिति है। तो इसको क्या इस बातचीत में जो है ये मतलब मुद्दा है या पुतिन के लिए यहाँ पे जो है? देखिए, अभी ये कहना थोड़ा सा अर्ली होगा, बहुत जल्दबाजी होगा। अच्छा, ये इस तरह का अगर मुद्दा है अगर तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि भारतीय जाए वहाँ पर तो फिर लंका वाली स्थिति हो जाएगी हमारी। लंका में भी हम लड़ने गए थे इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के साथ, और क्या स्थिति हुआ कि लंका में हमें फंसा दिया गया,
और उससे हम निकल भी नहीं नहीं पाए। सर, हम ये नहीं कहना चाह रहे, हम कह रहे हैं कि जबरदस्ती भारतीय को भर्ती कर रहा है रूस अपने सैनिक में। नहीं, रूस कैसे भर्ती कर सकता है? अगर भारतीय सैनिक भारतीय वहाँ जो काम कर रहे हैं, वहाँ जो काम कर रहे हैं, हाँ, उसको अपने सैनिक में भर्ती करके यूक्रेन भेजा है, वहाँ मौत भी हुई है, इसको लेकर संतोष है। भारत के अलग अलग विधानसभा में, एमपी में, राजस्थान में उस पर डिबेट भी हुआ है, उस पर संतोष भी हुआ है। ये तो एक तरह से आप ये देखिए, एक तो बात ये है ना कि जबरदस्ती तो नहीं किया जा सकता है। और हाँ, ये आप कह सकते हैं कि पैसे का लालच दिया गया होगा, एक मोटी सैलरी के रूप में ये कहा गया होगा कि आपको सैलरी दिया जाएगा। और कुछ कहते हैं युद्ध प्रेमी, हालांकि ऐसे बहुत लोग नहीं होते हैं, वो लोग जिसको कहते हैं वो चले गए होंगे, ये हो सकता है। अच्छा। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है अभी इस स्टेज में कहना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, और ये जो सर रूस के साथ चीन का जो है वो नो लिमिट पार्टनरशिप है। हाँ, तो इस एक तरफ जैसे हम बात करते हैं भारत पाकिस्तान में, तो हम देखते हैं अमेरिका किधर बोलेगा। इसी तरह से भारत चीन के मामले में जब उसका नो लिमिट पार्टनर है वो, तो क्या भारत को तरजीह देगा उस लेवल पे रूस? नहीं, इसी पर तो मैंने अभी शुरुआत में आपको कहा कि रस्सा तैयार है कि जो ऊंचाई हमारे और चीन के संबंधों के बीच है, चाहे वो रक्षा का हो, चाहे वो आर्थिक मामला हो, तो भारत अगर चाहे तो वो स्टेज प्राप्त कर सकता है। मतलब हम बराबरी का दर्जा दे सकते हैं, भारत को एक रणनीतिकार के रूप में हम दे सकते हैं जगह, और वही जगह दे सकते हैं जो हमने चाइना को दिया है। अच्छा। लेकिन हम अगर कुछ पहल करते हैं तो उसी तरह का रिस्पांस आपके तरफ से भी आना चाहिए। मतलब आप बिना दबाव में पड़े हुए हमसे अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे तो हम ऐसी स्थिति मामला हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। अच्छा सर, जैसे अभी अमेरिका से और जर्मनी से ही भारत का न्यूक्लियर डील है, जो कि बड़ा बात है। ये मनमोहन सिंह का सरकार जाते जाते बचा था इस मुद्दे पे। तो क्या यदि रूस भारत से इस तरह का डील करता है या कुछ महत्वपूर्ण समझौता करता है तभी ठोस माना जाए, या फिर मीडिया का ये हाइप बन के रह जाए? देखिए, बात ये है ना, ऑफर है, लेकिन हमारे जो वेस्ट कंट्रीज के साथ जो संबंध है या जो अमेरिका के साथ संबंध है, तो हम भी तो अपना नफा नुकसान देखेंगे। अगर उसका सब्स्टिट्यूट मिल सकता है अगर उस दिशा में रसा के साथ, तो हम सोच सकते हैं। लेकिन अगर नहीं मिला, अब दूसरी बात यह है ना कि सारा कुछ एक कंट्री के साथ कर लेना भी बहुत मतलब एक तरह से हमारे लिए घातक होगा। अगर हम अपने रिलेशनशिप को डाइवर्स करके रखेंगे तो हमारे फायदे में होगा। तो हमें उन सारी चीज़ों को एक नफ़ा नुकसान तौल करके कोई जल्दीबाजी में कोई स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह के जो ऑफर्स जो हैं आते हैं, लेकिन उसको आप परखने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाए या कोई सहमति बने या कोई समझौता हो, तभी उचित होगा। अच्छा, अभी जिस तरह से मतलब यूक्रेन युद्ध को लेके ये जो अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, वो पुतिन पे क्राइम मतलब जो है वो मतलब इस तरह से उसको क्राइम वॉरियर के रूप में प्रतिबंधित किया है। हाल के दिनों में वो दक्षिण अफ्रीका और कुछ देश नहीं जा पाए हैं पुतिन। तो ऐसे में क्या पुतिन भी अपना जो है चेहरा जो है वो यहाँ विजिट करके वो डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं क्या? देखिए, हाँ, ये तो हमने शुरू में ही कहा है कि ये रसा जो है वो भी बहुत ईगर है, वो भी आने के लिए। आप देखिए, यूक्रेन और रसा के युद्ध के बीच में शायद पुतिन पहली बार भारत आ रहे हैं। हाँ, इसलिए कि उसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो उसको युद्ध अपराधिक मतलब कहा है और बाइंड किए हुए बाकी देशों में। हाँ, तो उधर से भी हम कह सकते हैं कि बहुत जबरदस्त जो है चाहत है अच्छा आने का। और इस स्थिति को भारत को भुनाना चाहिए, और भारत को भुना करके जो है कुछ कंसेशंस या कुछ लीवरेज लेना चाहिए। तो लेकिन आपको लगता है भारत जिस तरह से एक का विदेश नीति आक्रामक नहीं रहती, एक हिचक रहता है, एक सॉफ्टनेस रहता है, एक तरह का वो बार्गेनिंग कम कर पाता है, आदर्श में बह जाता है, तो क्या इन चुनौती को उठा पाएगा फायदा? देखिए, भारतीय जो विदेश नीति है ना, मेरे ख्याल से
अब वो आदर्श वाली स्थिति से निकल चुका है, अच्छा अब प्रैग्मेटिक होता जा रहा है। अच्छा। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि हम उस हद तक प्रैग्मेटिक नहीं हुए होंगे शायद जिस हद तक अमेरिका या और दूसरे देश हुए हैं, लेकिन आप ये नहीं भूलिए कि हमारी जो इकॉनमी है, ये जो ग्रोथ है, जीडीपी वगैरह जो है डबल डिजिट में नहीं है। मनमोहन सिंह के टाइम में जब ये डबल डिजिट में पहुंची थी तो हमारी विदेश नीति बहुत मजबूत हो गई थी। तो आपकी विदेश नीति जो है ना, सिर्फ बयानबाजी से नहीं चलेगी, आपको बयानबाजी से परहेज करना पड़ेगा और उसको एक हम कह सकते हैं आधार देने के लिए आपकी इकॉनमी को मजबूत होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा डिफेंस का सामान आप अगर आर्थिक रूप से संपन्न नहीं खरीद सकते हैं, न्यूक्लियर जो भी आप प्रोग्राम्स है वो नहीं चला सकते हैं, आप पड़ोसी देशों में आप इकोनॉमिक जो हम कह सकते हैं कोऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। और जब तक आप इकोनॉमिक कोऑपरेशन नहीं कीजिएगा, आज के देश में आप आज के समय में देख रहे हैं जितने भी पड़ोसी राज्य हैं वो छिटकते जा रहे हैं। हमारी विदेश नीति पड़ोसी राज्यों के साथ उस प्रकार नहीं हो रही है। चाहे आप नेपाल का उठाइए मामला, चाहे बांग्लादेश का उठाइए, पाकिस्तान तो हमारा इटर्नल शत्रु है ही, या आप श्रीलंका का भी उठाइए। हाँ, श्रीलंका के साथ जो हमारा ट्रेड हो रहा था उससे ज़्यादा फायदा श्रीलंका को हो रहा था, लेकिन वो भी जो है अब थोड़ा उस हद तक नहीं गर्मजोशी है। तो ये तो और देखिए, एक लीडर पर ही डिपेंड सारा कुछ दारोमदार करता हो ऐसी भी बात नहीं है। अगर वैसा होता तो लीडर जो चाहता सो कर लेता। बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो सारे मिलके विदेश नीति को बनाते हैं, लेकिन ड्राइविंग सीट पर तो लीडर ही बैठा रहता है। लेकिन सर, क्या इस परिस्थिति में हम कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए अमेरिका से नजदीकी का रास्ता साफ नहीं कर दिए हैं? क्या, मैं समझा नहीं। मतलब ये पुतिन से मतलब हाथ बढ़ा के, और क्या पाकिस्तान के लिए हम मतलब आसान रास्ता नहीं कर दिए हैं अमेरिका के नजदीक आने का? देखिए, एक चीज मैं बताऊं, आप अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी जो है ना, प्योर नेशनल इंटरेस्ट पर ये डिपेंडेंट है। आप देखिएगा, जब एक कोई भी व्यक्ति अगर अमेरिका से आता है भारत, तो भारत जैसे ही लैंड करता है वो पाकिस्तान को एनिमी बताने लगता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोलता है जो भारत के लिए जो है बहुत सुनने में अच्छा लगे। और वहीं 4 घंटे बाद इस्लामाबाद में जब वो फ्लाइट उतरती है तो फिर भारत विरोधी बातें भी करने लगता है। तो ये जो स्थिति है ना, और जहाँ तक बात है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान का ज़रूरत है अमेरिका को वो अफगानिस्तान को काउंटर करने के लिए। तो आप कितना भी अच्छा रिलेशंस रखिए, आप चाहे अमेरिका के साथ या पाकिस्तान के साथ, वो अमेरिका और पाकिस्तान की नज़दीकियाँ बनी रहेगी। अच्छा सर, ये लास्ट कितना करीब है हम, ज़्यादा लंबा, ये जो है पुतिन भारत आए हैं संबंध बढ़ाने की बात हो, लेकिन जब जब चीन भारत का कॉन्फ्लिक्ट टकराया है तो रूस जो है पहले भी 62 से लेकर अभी तक चीन का साथ दिया है। हाल में जो है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रूस जो है लगभग तटस्थ रहा बयान देके। इसको मतलब क्या चीन के भारत, पुतिन के लिए चीन महत्वपूर्ण है कि भारत? देखिए, आज के डेट में अगर आप कहेंगे तो चीन महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन के साथ उसके बहुत अच्छे संबंध है। उस लेवल के संबंध भारत के साथ नहीं है। उसके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट भी रहा, वो लगभग सुलझता जा रहा है, बहुत हद तक सुलझ चुका है। तो वो इमीडिएट नेबर है और भारत जो है दूर का नेबर है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अगर हमारे संबंध रूस के साथ अच्छे होंगे तो हमारे जो संबंध चाइना के साथ जो खराब हो रहे हैं उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है। कुछ दबाव पड़ सकता है चाइना पर कि नहीं, तुम जो है कुछ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ सकता है, या और भी कई तरह के दबाव पड़ सकते हैं। तो भलाई इसी में। अब देखिए, चाइना जहाँ खड़ा है, जहाँ अवस्थित है, आप वहाँ से हटा के नहीं ले जा सकते उसको। आप एक मजबूत, आप शत्रु कहें या दोस्त कहें, आपके बगल में है। तो मेरे समझ से उसकी इकोनॉमी जो है हमारी इकोनॉमी से बहुत बड़ी है, लगभग 8 गुना। हाँ, रिटॉरिक सिर्फ भाषण देने से और ये मसला नहीं सॉल्व होने वाला है। और दूसरी बात है, बॉर्डर का डिस्प्यूट जो भी हो, लेकिन उस डिस्प्यूट को आप
सेल्फ पर रख करके आप व्यापारिक समझौता कर सकते हैं, और भारत अभी तक करता आया भी है। ये बात अलग है कि पब्लिक डोमेन में जो नैरेटिव चलाया जाता है कि चाइना हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, चाइना को हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हमारा इतना बड़ा सीना है, तो वो सब जो नैरेटिव ने ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जाते हैं, प्रेजेंट वाले भी गए, तो ऐसी स्थिति नहीं है कि और दूसरी बात है कि चाइना जो है इसके पहले भी जो हमारे युद्ध हुआ है तो युद्ध में वो क्षति पहुंचा के पीछे जा चुका है, और पीछे इसलिए भी गया है, उसको भी पता था कि अगर युद्ध लंबा चलेगा तो भारत का रिटेलिएशन शायद चाइना झेल ना पाए। उस दौर में, जिस दौर में हमारी सेना उतनी मजबूत नहीं थी, हमारे हौसले मजबूत जरूर थे, लेकिन हमारी सेना, हमारे इक्विपमेंट्स, मिलिट्री इक्विपमेंट उतने मजबूत नहीं थे। अच्छा, लास्ट सवाल सर, अभी जिस तरह से राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत होती है, चाहे पुतिन का हो, ट्रंप का हो, या अभी उससे पहले मतलब जो है जो ओबामा का हुआ, जैसे आते हैं या जाते हैं तो एक जो दरबारी मीडिया है वो कहने लगता है कि भारत विश्व गुरु बन गया, अब सब मान लिया है इसको, हाथ मिलाने का, गले मिलाने का, बढ़ चढ़ के। हासिल क्या हुआ इस पे कम बात होती है। पहली बात तो ये है, विश्व गुरु आप कहते किसको है? ना तो आप इकोनॉमिकली बहुत बड़े कंट्री हैं यूएसए के टक्कर के, ना तो आप डिफेंस में आप यूएसए की बात छोड़ दीजिए ना, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उसके बराबर भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में विश्व गुरु अगर आप इस लहजे में कहते हैं कि हम आध्यात्मिक रूप से हमारा पूरे मानचित्र विश्व में जो है लोगों ने हमें गुरु मान लिया, तो भाई मेरे ये गुरु तो पहले से लोग मानते रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज में हमारे जितने बाबा गए, मैं आज के बाबा के संदर्भ में नहीं कर रहा हूँ, जो ओरिजिनल थे, जो तपस्वी थे, या जो स्पिरिचुअल लीडर थे, आप रजनीश को उठा के देख लीजिए, चाहे जितने भी लोग गए, उन्होंने तो बहुत नाम कमाया, उन्हें बहुत इज्जत मिली, और वहां पर उनका बहुत दबदबा भी रहा। तो ये तो विश्व गुरु उस रूप में भारत को तो स्वीकार किया ही जाता है। तो अब आप कौन से विश्व गुरु की बात कर रहे हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। तो अभी ठहर के देखने की जरूरत होती है कि इसके बजाय कि अभी ढिंढोरा पीटने लगे कि भारत का विदेश नीति गजब सफल हो रहा है। ये देखिए, बात ये है ना, कोई भी राष्ट्राध्यक्ष कहीं जाता है, किसी दूसरे देश में जाता है, जो वेलकम होता है, ठीक है, वो तो लोग आएंगे ही एयरपोर्ट पर आपको रिसीव करने के लिए। अब डिपेंड करता है कि किस लेवल के लोग आते हैं। आपके वहां के राष्ट्राध्यक्ष ही उठ के आ जाते हैं, और मान लीजिए उन्होंने छाता पकड़ लिया, आपको छाता लेकर के बरसात में इधर से उधर ले भी गए, तो ठीक है, उसका भी महत्व है, उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया आपको, मैं उसको डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन उसका ये भी मतलब नहीं कि वो आपके शरण में आ गए या आपके शरणागत हो गए, ऐसा भी नहीं है। तो आप उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के अगर पेश करते हैं तो उसका मकसद यही है कि हम राष्ट्रीय राजनीति में उसको दिखला करके हम जो है वोट ले, और यहाँ पर हम एक शासन बनाए। देखिए, इसके पहले भी पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, इंदिरा गांधी ने युद्ध किया, बांग्लादेश का जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व किया 71 का, उन्होंने भी जिक्र किया नेशनल लेवल पर कि हमारी सेना ने ये किया वो किया, लेकिन इस हद तक नहीं गए कि वो जो है उसको ढिंढोरा पीटते ही रहे उसका। ठीक है, आपका अचीवमेंट्स है, उस अचीवमेंट्स को आप बोल सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं बोलिए। आप ऑपरेशन सिंदूर में क्यों नहीं बोलते हैं? उसमें 8 या 9 विमान आपका गिरा, जो हमें दूसरे रास्तों से मालूम चलता है, आप खुद ही बता देते ईमानदारी से। या और भी जो आतंकी जो हमले हुए हैं उसमें भी आपने ऐसा पिक्चर दिया कि सारे के सारे को मार, अभी तक एक भी नहीं गिरफ्तार हुआ, वो जो पहलगाम में हुआ था। या फिर जिस तरह से ट्रंप 40 बार कहे कि हमने युद्ध रुकवाया है, या अभी जो है ट्रेड डील जो 50% लगाया है और आप जो है उस पर उसको डील नहीं कर पा रहे हैं, बावजूद इसके आपकी चुप्पी को एक घड़ा कहता है कि ये उनका मास्टर स्ट्रोक है। ये मास्टर स्ट्रोक है या कमजोरी? देखिए, बात ये है ना, कुछ भी किया जाता है उसका नाम दिया जाता है मास्टर स्ट्रोक, वो ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है। और जहां तक आप चुप हैं तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं शक बढ़ाता है, आशंका बढ़ाता है। तो आप उसको काउंटर नहीं कर पाए। यहाँ पर तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर
ट्रम्प जो है दुनिया उसे जो कहे कि वो बहुत सीरियस आदमी नहीं है, लोग नहीं सुनते हैं, लेकिन उन्होंने जितनी बार बोला आपने तो काउंटर किया ही नहीं। छोटा छोटा आपके प्रवासी को बेरी में भेज रहा है देश में, आपके बेरी में बांध के छोटा छोटा कंट्री प्रतिवाद किया इस बात का। हाँ, लेकिन मतलब हमारे भारत ने नहीं किया। भारत ने नहीं किया। ये तो मुझे नहीं लगता है कि ठीक है, उन्होंने नियम कानून तोड़ा है, दूसरे देश में प्रवास किया है, डंकी रास्ता से गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इतना इनह्यूमन। तो फिर ह्यूमन राइट्स का एक तरह से उल्लंघन हो रहा है। और आपके नागरिक मतलब गए हैं, तो आपको तो कुछ तो प्रतिवाद करना चाहिए। बहुत सारे तमाम इंटरनेशनल फोरम्स हैं, उसमें आवाज उठाई जानी चाहिए। तो निष्कर्ष के रूप में पुतिन के दौरा को आप संक्षेप में क्या वेट एंड वॉच कह सकते हैं? या मैं ये संक्षेप में कह सकता हूँ कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर भारतीय विदेश नीति को बहुत अच्छे से अगर हैंडल किया जाए तो ये मौका हमारे लिए बहुत सही साबित होगा। हम इसको इनकैश कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हमारी विदेश नीति और विदेश नीति को लागू करने वाले जो लोग हैं उसको कितना भुनाते हैं और कितना अपने देश के हित में फायदे में इसे से फायदा निकाल लेते हैं।